हेलो गाइस, मेरा नाम मनदीप है और आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 की, जो कि है फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक। सो अगर आप न्यू हैं तो इससे पहले की लेक्चर प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप लेक्चर 1 से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं ओबी, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ओबी है क्या? इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। किसी भी टाइम फ्रेम में लेग का लास्ट रिवर्सल कैंडल को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। अगर मार्केट बुलिश हुआ तो जहाँ से मार्केट घूम रहा है लास्ट कैंडल को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। वैसे ही अगर बेरिश हुआ तो वहाँ से जैसे ही मार्केट मूव कर रहा है ऊपर ऊपर के साइड में, तो जो लास्ट कैंडल होता है उस पार्ट को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। तो अब सवाल ये आता है, क्या हर कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक को ऑर्डर ब्लॉक तभी बोला जाता है जब उसके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप बने। ठीक है, अब ये फेयर वैल्यू गैप क्या है? फेयर वैल्यू गैप उसको बोलते हैं जब बिग प्लेयर्स मार्केट में एंटर होते हैं तो एक कैंडल में बड़ा सा पंप आता है या डाउन साइड रहा तो डंप आता है। वो इम्बैलेंस कैंडल की वजह से नीचे वाले कैंडल को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। अब ये इम्बैलेंस कितने लोगों के माइंड में ये आएगा कि इम्बैलेंस होता क्या है? इम्बैलेंस मतलब ऐसा जगह जहाँ से कैंडल बने और वो जगह फिल अभी तक ना हुआ हो। ठीक है, एक बड़ा कैंडल बने जिसका जगह अभी तक फिल ना हुआ हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये जो बीच का पार्ट है फिल नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एफपीजी और इसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक को ऑर्डर ब्लॉक तभी बोलेंगे जब उसके ऊपर एफपीजी हो। अगर एफपीजी नहीं है तो हम लोग ऊपर के साइड में बढ़ जाएंगे। जैसे मान लो कि यहाँ एफपीजी, ये कैंडल जो था इस तरीके से ये फिल हो चुका है, ये इसका विग और इसका विग टच हो चुका है, तो बीच में एफपीजी नहीं बना, तो हम इसके ऊपर ढूंढेंगे कि अब मेरा ये ऑर्डर ब्लॉक होगा। इधर में ये वाला कैंडल अगर इम्बैलेंस हुआ तो इस तरीके से बीच में जगह बन गया, तो ये वाला एफपीजी, ये ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। अगर मान लो कि ये कैंडल भी ऐसे फिल नहीं हुआ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ऐसा समझो कि ये कैंडल भी फिल हो चुका है, तो हम अब इसके ऊपर इसको ऑर्डर ब्लॉक समझेंगे और इसके ऊपर एफपीजी ढूंढेंगे, तभी जाके ये ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। तुम एकदम आसान भाषा में समझ लो कि अगर कोई लेग है, अब उस लेग में जहाँ भी तुम्हें गैप दिखाई दे देगा, ऐसा जगह जहाँ पे कोई कैंडल आके उसको फिल ना किया हो, बस वो कैंडल तुम्हारा एफपीजी, उसके जस्ट नीचे वाला कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होता है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में तुम हर लेग को उठा के देखोगे मार्केट में, किसी भी चार्ट में, जिस चार्ट में जहाँ से भी तुम्हें रिवर्सल स्टार्ट हो रहा है, तुम अगर अप ट्रेंड के लिए है तो तुम नीचे से ढूंढते हुए जाओगे, डाउन ट्रेंड के लिए है तो ऊपर से ढूंढते हुए आओगे। बस इतना ही है एफपीजी और ऑर्डर ब्लॉक। अब इसमें बहुत सारे तरह के सवाल आते हैं। अब इसको थोड़ा लॉजिक के हिसाब से समझते हैं। ये तो हो गया कि लोग जो पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों बोला जाता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये एफपीजी है, क्यों? हर हर लेक्चर में मैंने सब चीज़ का लॉजिक दिया है, इसका भी मैं लॉजिक दूंगा। उसके बाद ये सारा चीज़ आपके माइंड में उतर जाएगा कि ऐसा होता क्यों है और लोग इसको इस तरीके से पहचानते क्यों हैं, या फिर इसको चार्ट में इतना वैल्यू क्यों दिया जाता है। ठीक है, जब भी मार्केट में बिग प्लेयर्स की एंट्री होती है तो एक बड़ा कैंडल बनता है। ठीक है, बड़ा कैंडल बनने का मतलब है कि आपको भी पता है कि बिग प्लेयर्स बड़े सारे फंड से एंट्री करते हैं। अब हज़ारों 10,000 करोड़ रुपए लगा के कोई भी एंटर करेगा तो कैंडल में एक भूचाल आ जाएगा। जब भी कोई हज़ारों करोड़ रुपए लेके मार्केट में एंटर होगा तो एक कैंडल में इम्बैलेंस बनेगा ही बनेगा। अब इससे क्या होगा कि हमें एक फुट प्रिंट मिल जाता है कि बिग प्लेयर्स की एंट्री हो चुकी है। अब भाई बिग प्लेयर्स एंटर हो गए हैं तो कहीं न कहीं वो अपना एसएल लगाएँगे। तो वो अपना एसएल इसी रिवर्सल कैंडल के लास्ट वाले पार्ट पे लगाते हैं, इस जगह पे अपना एसएल थोड़ा-सा बफर देके वो लोग भी लगाते हैं। और उनका लॉस ना हो जाए, इसकी वजह से जब मार्केट इसको टैप करने आता है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आता है, ठीक है? कोई अगर मार्केट में ऐसे कंटिन्यू कैंडल बन रहा है और मार्केट में एक कैंडल आया नीचे, तो यहाँ वो लोग और फंड ऐड करते हैं कि मार्केट और ऊपर चला जाए और मूव एक अच्छा मिले और उनका स्टॉप लॉस ना हिट हो। तो बस इसी चीज़ का फ़ायदा हम लोग उठाते हैं, हम रिटेलर्स जितने हैं, एसएमसी वाले, आईसीटी वाले, ठीक है, जो ऑटो ब्लॉक यूज़ करते हैं, हम लोग यही फ़ायदा उठाते हैं कि हम लोग भी इनके साथ-साथ में इधर में एसएल डाल के यहाँ एंट्री कर लेते हैं और कंटिन्यू
हो जाता है जब मार्केट इधर से, हम लोग भी इनके साथ-साथ पैसे बनाते हैं। यही कॉन्सेप्ट हमेशा चलते रहता है। इसलिए हम लोग पहले ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफपीजी ढूँढते हैं, मार्केट में वहाँ आने का इंतज़ार करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ एंटर होते हैं, इधर एसएल लगाते हैं और मार्केट रैली वहाँ से देता है। ठीक है? तो कहीं न कहीं फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक इतना ही आसान है जितना मैंने बताया। इससे ज़्यादा इस पे दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस पे ध्यान देने वाली थोड़ी-सी बात है। ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, एक बस हडल के लिए काम करता है, एक स्टॉप लॉस लगाने की जगह के लिए काम करता है। ऑर्डर ब्लॉक में वैसा कुछ होता नहीं है। ये ऐसा जगह है जैसे बिग प्लेयर्स अपना एसएल रखते हैं और हम रिटेलर्स लोग यहाँ से एंट्री करने का प्लान करते हैं। जो भी वैल्यू होता है तो वो एफपीजी का ही होता है। अब कुछ क्वेश्चन्स आते हैं इसके साथ-साथ में कि क्या हर ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है? क्या हर एफपीजी वर्क करता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। हर ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करता, हर एफपीजी भी वर्क नहीं करता। अगर कोई एफपीजी फ़ील हो चुका है, ठीक है? अगर जैसे यहाँ एफपीजी बना हुआ है और ये फ़ील हो चुका है, तो मैं उसे दोबारा यूज़ में नहीं लेता, ठीक है? और आप अगर मुझे फ़ॉलो करते हैं, तो आप भी यूज़ में नहीं लेंगे। एक बार के बाद दोबारा वहाँ से उसको यूज़ में नहीं लेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे 2-4 कैंडल और बना दे, वो चीज़ ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से ये निकल गया, अगर यहाँ से ये निकल गया और उसके बाद फिर ये आता है इधर, निकलने के बाद, इधर से निकलने के बाद अगर आता है इधर, तो मैं उसको दोबारा यूज़ में नहीं लेता। यहाँ पे आप समझ लेना कि यहाँ पे 90% चांस है कि आपका ये एसएल जाने वाला है, 90%, ठीक है? तो एक बार के बाद दोबारा यूज़ में आप नहीं लोगे। अब हम बात करने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक के टाइप्स, ठीक है? तो ऑर्डर ब्लॉक के 6 टाइप्स होते हैं। पहला होता है ऑर्डर ब्लॉक जो सिंपल है, दूसरा होता है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, तीसरा होता है मिटिगेशन ब्लॉक, चौथा होता है रिजेक्शन ब्लॉक, पाँचवा होता है ब्रेकर ब्लॉक और लास्ट वाला होता है रिक्लेम ब्लॉक। तो ये जो 6 टाइप्स के मैंने ऑर्डर ब्लॉक बताएँ, जिसमें से 4 टाइप्स के जो ऑर्डर ब्लॉक हैं, मेरे हिसाब से आप उसे पकड़ ही नहीं पाओगे। वो उसको आप फॉर्म होते हुए देखोगे, लेकिन आप वहाँ पे खुद कन्फ्यूज़ रहोगे कि क्या वो वही ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है? और ये जो चीज़ मैंने 4 ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताया, ये केवल 10% ही वर्क करती है। 90% टाइम आपको दिखाई देगा ऑर्डर सिंपल वाला ऑर्डर ब्लॉक यूज़ होते हुए, ठीक है? और 5% एक ऑर्डर ब्लॉक है, जिसको मैं यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। बाकी 4 आप भूल जाओ, ठीक है? वो किसी काम में नहीं आता, बस वो आपका दिमाग खराब करेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, ठीक है? ये 4 नाम मैं इसलिए बता दिए कि आपके माइंड में बस वो नाम रहे। लेकिन अगर मैंने उसका कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, तो हमेशा आप उसको चार्ट में ढूँढते बनते हुए देखोगे और उसके वजह से आप या तो डर से निकल जाओगे या फिर आप गलत जगह एंट्री ले लोगे। और लंबे-लंबे मूव्स पकड़ने के लिए सटीक जानकारी होनी ज़रूरी है। बेकार का नॉलेज लेके अपना दिमाग खराब करने से अच्छा है कि एक सही नॉलेज आपके माइंड में जाए। सो मैं बस 2 ही ऑर्डर ब्लॉक के बारे में ही बात करने वाला हूँ। तो पहला जो ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको बताया जो कि सिंपल वाला है, ठीक है? और एक ऑर्डर ब्लॉक जिसको मैं हमेशा यूज़ में लेता हूँ और आप भी वही यूज़ में लोगे, जो कि है रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है? जिसको लोग सिंपल लैंग्वेज में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। वो जगह जहाँ से बार-बार रिजेक्शन मिलता हो, बाई साइड में, ठीक है? या फिर सेल साइड में, तो हम लोग दोनों साइड वाले को रिजेक्शन ब्लॉक ही बोलते हैं, ठीक है? और उसी ब्लॉक को हम लोग यूज़ करते हैं। उसके अलावा कोई नहीं, कोई मिटिगेशन नहीं, कोई रिक्लेम नहीं, कुछ भी नहीं, कोई काम में नहीं आता। 10% ही वो वर्क करते हैं। साल में अगर हो सकता है कि 12 से 15 बार ही वो यूज़ में आए, एक-एक करके, इससे ज़्यादा नहीं। और यही हमेशा वर्क में भी आता है। आप नोटिस कर लेना, आपको लगेगा कि नहीं आपको ज़रूरत पड़ रहा है, तो मैं ज़रूर बता दूँगा और अपना दिमाग आप खराब करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह भी वीक और स्ट्रॉन्ग होते हैं? तो हाँ, इसके लिए हमें रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक को समझना पड़ेगा। मेरे पीछे की लेक्चर से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं हमेशा हायर टाइम फ्रेम को प्रायोरिटी देता हूँ। अब हायर हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी बड़े होते हैं। अगर मैं वहाँ एंट्री लूँ, तो क्या होगा? मेरा स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा और हो सकता है कि मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर में आए, आने के बाद वो अंदर से हो जाए, तो उतना बड़ा मेरा रिवॉर्ड भी छूटेगा, एसएल भी मेरा बड़ा बन जाएगा। उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं? रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक का यूज़ करते हैं और इसी रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक से हमें ये भी पता चल जाता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक वीक है या स्ट्रॉन्ग है। तो आइए जानते हैं कि उसको कैसे करते हैं हम लोग। रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक, तो आप ऐसा समझो कि हम 4 आवर के एक कैंडल पे, नीचे वाला हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक और ये हमारा एफवीजी, ठीक है? एक और कैंडल मैं ऐसे बना देता हूँ।
ठीक है। मार्केट ऊपर के साइड पे जाने वाली है और ये हमारा 4 आवर का कैंडल है सारा। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि क्या इस जोन में छोटे टाइम फ्रेम पे भी ऑर्डर ब्लॉक है क्या। तो हम 4 आवर से 1 आवर की तरफ शिफ्ट होंगे, 4 आवर से 1 आवर की तरफ आ जाएंगे। अब 1 आवर में आने के बाद हमें इस जगह पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिखाई देगा, ठीक है, और यहाँ पे एक एफ। अब आप ऐसा समझो कि जहाँ मैं ऑर्डर ब्लॉक बोल रहा हूँ वहाँ पे एफ होगा तभी वो ऑर्डर ब्लॉक है, अगर एफ नहीं है तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो जहाँ ऑर्डर ब्लॉक वहाँ एफ, जहाँ एफ वहाँ ऑर्डर ब्लॉक, उसके जस्ट नीचे वाला कैंडल, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ है तो जाहिर सी बात है कि ऊपर में एफ भी होगा। फिर इस तरीके का 1 आवर पे जब मैं देखूंगा कि चलो यहाँ पे एक एफ है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, तो मैं और रिफाइन कर लेता हूँ। फिर मैं जब 30 मिनट पे जाऊँगा तो मुझे दिखाई देगा एक और ऑर्डर ब्लॉक इस जगह पे और एक छोटा सा एफ। मैं और थोड़ा फिल्टर करूँगा, 15 मिनट पे आऊँगा, वहाँ पे भी देखूँगा एक छोटा सा मुझे एक और एफ और एक ऑर्डर ब्लॉक मिलता है। फिर मैं 5 मिनट पे भी आऊँगा, मैं इस जगह पे देखूँगा एक और एफ एक और ऑर्डर ब्लॉक और एक और एफ मिलता है। फिर मैं 1 मिनट पे आऊँगा, मैं देखूँगा कि यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ एक एफ है। तो ये हुआ एक 4 आवर के कैंडल को रिफाइन करना। 4 आवर से मैं 1 आवर पे आया, मुझे इतना बड़ा एक मिला ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफ। तो मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक को मैंने मार्क कर लिया 1 आवर पे, ठीक है। 30 मिनट पे मैं गया तो 30 मिनट पे मुझे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, इसी जोन में यहाँ पे मुझे मिल गया। 30 मिनट के अंदर में ही मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना। जैसे ये सारे जितने भी फॉर्म है कैंडल फॉर्म, ये सारे जितने भी कैंडल फॉर्म हुए हैं ये बस इसी पार्ट के अंदर में होने चाहिए, इसी पार्ट के अंदर में होने चाहिए, ठीक है। इसी पार्ट के अंदर में 30 मिनट 4 मिनट 30 मिनट 4 आवर 1 आवर जितने भी है सब इसी के अंदर में होने चाहिए। अब ऐसे करते करते मेरा बेनिफिट क्या हुआ कि जब मैं 1 मिनट तक आया तो मुझे दिखाई दिया कि यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ एफ है। जब कैंडल कोई आएगा ऊपर से मेरे पास नीचे, ठीक है, तो इसी पार्ट को टैप करके मार्केट रिवर्स हो जाएगा। अब इसके वजह से क्या होगा कि मेरा एसएल जो होगा इतना छोटा बनेगा, रिवॉर्ड भी बड़ा बनेगा। अगर मैं 4 आवर से एंट्री लेता तो मेरा एसएल कहीं ना कहीं यहाँ मैं इंटर यहाँ होता और एसएल मेरा यहाँ होता, ठीक है। अब आप समझ सकते हो कि रिफाइन करना क्यों ज़रूरी है। आपका हमेशा रिवॉर्ड बड़ा मिलेगा, एसएल हमेशा छोटा मिलेगा। अब ऐसा हो कि इसमें 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक ही ना हो, केवल 4 आवर से 1 आवर हो, 1 आवर के बाद 5 मिनट भी गायब हो जाए, 50 मिनट भी गायब हो जाए, जो भी है। मतलब ऐसा है कि 2-3 टाइम फ्रेम पे ही बस एफ ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे, बाकी किसी पे ना दिखाई दे। उस केस में क्या होता है कि कैंडल वो खोखला हो जाता है। अब जब खोखला हो जाता है तो मार्केट बस आएगा, थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट देगा, ऊपर जाएगा, फिर आके उसको तोड़ देगा। तो इस तरीके से ये कैंडल क्या होता है, कभी स्ट्रांग कभी वीक होता है। तो वीक कब होता है, जब ये खोखला हो। स्ट्रांग कब होता है, जब हर टाइम फ्रेम पे वहाँ ऑर्डर ब्लॉक वगैरह दिखाई दे। सिंपल। इसमें आपने रिफाइन करने का भी सीख लिया। मैं अभी चार्ट पे भी जाके ये सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, लेकिन मैं अभी डायग्राम के थ्रू आपको सब कुछ समझा रहा हूँ। वीक और स्ट्रांग ऑर्डर ब्लॉक के बारे में सही से थोड़ा समझ लेते हैं। टॉपिक आप एक एक करके पॉइंट उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। पहला जो पॉइंट है जो कि मैंने अभी तुरंत बताया, अगर हमारे डिफाइन करने के दौरान हर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक एफ ना दिखे तो वो एक वीक ऑर्डर ब्लॉक है। दूसरा हमारा जो पॉइंट है, एफ का वीक या उसका बॉडी ओबी से नीचे हो तो वो भी एक वीक ऑर्डर ब्लॉक माना जाता है। ऐसा आपने देखा होगा ऑर्डर ब्लॉक और एक इस तरीके का एफ। अब तो देखने से तो ये लग रहा है ना कि ये तो एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये इम्बैलेंस, इसके ऊपर एक और कैंडल ऐसा बन जाता है, बहुत टाइम आप देखते होगे। तो ये कैंडल भी एक वीक ऑर्डर ब्लॉक में काउंट होता है। और इस सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि इस कैंडल को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, इस कैंडल को रिस्पेक्ट मिलता है। मार्केट जाता है थोड़ा सा ऊपर, यहाँ से निकलेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, रिवर्स आने के दौरान थोड़ा सा ऊपर जाएगा और ये फिर से तोड़ देगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो उस पर भी ज़्यादा भरोसा नहीं करने का, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है, बुलिश ट्रेंड में ये हमेशा ध्यान रखना,
बुलिश ट्रेंड में अगर बुलिश कैंडल ही ओबी बने तो उसको स्ट्रॉन्ग ओबी मानते हैं। समझ रहे हो? ये वाला कैंडल जो है, ठीक है, ऐसा समझो कि ये वाला जो कैंडल है इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। ये वाला जो कैंडल है, मैं पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं ग्रीन रेड करके तुम्हें कुछ बताऊंगा। अगर इस टाइप का कोई कैंडल है, ये पूरा बेरिश है, अचानक से ये बुलिश हो गया, तो ये वीक कैंडल है, इसको तुम वीक बोलोगे, वीक ऑर्डर ब्लॉक बोलोगे। लेकिन यही कैंडल ग्रीन है और यही ऑर्डर ब्लॉक बनता है मेरा और ये एफवीजी बनता है, तो ये स्ट्रांग है। क्योंकि इसी कैंडल के बीच में तुम इसका लॉजिक समझो कि ये कैंडल डाउन साइड के लिए फॉल कर रहा था, इसी कैंडल में रिवर्स आया, ये डाउन साइड में फॉल कर रहा था और इसी कैंडल में रिवर्स आया। ये कैंडल पहले कहीं ना कहीं ग्रीन रेड होगी, ठीक है, इस साइड इधर होगी और रेड होगी। इसी कैंडल ने इधर रिवर्स किया और उसके बाद वाला कैंडल एक स्पाइक आ गया, मतलब बिग प्लेयर्स की एंट्री हो गई, यहाँ एसएल हो गया, पूरा मार्केट मूव। ठीक है, अब यहाँ मार्केट आएगा, ठीक है, तो एक अच्छा मूव देके जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये कैंडल रेड है, तो उस तरीके से आप उतना स्ट्रांग नहीं मान सकते। ऐसा नहीं कि ये वर्क नहीं करेगा, लेकिन माइंड में हमेशा लेके चल रहा है कि ये उस तरीके का नहीं बना हुआ जैसा आप सोच रहे थे। ठीक है, मैंने बस पॉइंट काउंट कराया, यहाँ पे कोई भी चीज़ 100% नहीं है। आपको ये पता है मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं है, कोई भी चीज़ 100% वर्क नहीं करता। अभी के मार्केट के हिसाब से आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि यहाँ कोई भी कुछ भी बोल के जाएगा, वो उसका वैल्यू, बात का वैल्यू 80-90% ही है, 100% कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और एक चौथा पॉइंट है कि अगर जब भी कोई भी ओबी बार बार टैप हो जाए, मैंने ये पहले भी बताया कि मैं 2 बार यूज़ नहीं करता। ठीक है, जब भी कोई भी ऑर्डर ब्लॉक एक बार टैप हो जाए, मीन्स वो यूज हो जाए, उस पर दोबारा भरोसा नहीं करेगा। ठीक है, और वो उसका टूटने का चांस 80% रहता है। इसलिए मैं जब भी आप लोगों को ट्रेड देता हूँ, ठीक है, तो मैं दोबारा री एंट्री करने के लिए मैं नहीं बोलता। कब तक? जब तक से एक नया ऑर्डर ब्लॉक ना बन जाए। और जो एक बार यूज़ हो जाता है, मैं खुद टेंशन में रहता हूँ कि तुरंत बने वो ऑर्डर ब्लॉक, कि मैं वहाँ से टेंशन फ्री हो पाऊँ। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक चाहिए, इंटर होने के जस्ट बाद ऑर्डर ब्लॉक, नए नए ऑर्डर ब्लॉक्स चाहिए होते हैं आपको बचने के लिए। क्योंकि आप समझो मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, आप ऐसा समझो कि मार्केट ऐसा कुछ हो और हम लोग एंट्री लेते हैं, जब रिवर्स करता है इस पॉइंट से, तो हम लोग एंट्री लेते हैं। तो मेरा मानना क्या रहता है कि जब भी ये ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर अब एफपीजी बनने चाहिए, जल्दी से एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह बनने चाहिए। क्यों? क्योंकि अब फिर यहाँ पे बिग प्लेयर्स की एंट्री होगी, ये एफपीजी बनेगा, तो यहाँ पे ऑर्डर लगेंगे, यहाँ बिग प्लेयर्स की एंट्री होने के बाद इधर में वो अपना एसएल रखेंगे, तो अब ये तोड़ने नहीं देंगे, अब ये वाला पॉइंट वो तोड़ने नहीं देंगे। तो हमारा एसएल कहाँ लगा हुआ है? यहाँ पे। जब ये नहीं तोड़ने देंगे तो हम लोग सेफ हो जाएंगे। ठीक है, अब मान लो कि जब कैंडल इसको तोड़ेगा तो जाहिर सी बात है ये भी टूटेगा, क्योंकि जब एक टूट गया तो इधर से प्रेशर अब ज़्यादा आया, तो इस लाइन में जितनी भी लिक्विडिटी है सब ग्रैब होगी। क्योंकि आपने लिक्विडिटी वाले लेक्चर में आपने पढ़ा होगा कि कैसे जब एक ब्रेक होता है, एक लिक्विडिटी ग्रैब होती है, तो उसके पास में जितनी भी लिक्विडिटी उस ट्रेंड में होती है वो सब जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से ये मार्केट चलता है और इसमें एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक का यूज़ होता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हम चार्ट पे देखेंगे और उसके हिसाब से हम लोग इस पूरे लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम आ गए हैं गोल्ड के चार्ट पे। सो मैं कुछ एग्जांपल वगैरह देने से पहले कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिससे आपका माइंड थोड़ा सा शार्पली काम करे। पहली चीज़ कि कोई भी मार्केट केवल ऑर्डर ब्लॉक से मूव नहीं करता। ऑर्डर ब्लॉक बस एक जरिया है जहाँ से हम लोग एंट्री पॉइंट वगैरह देखते हैं। मतलब ऐसा समझो कि एक स्टॉपेज की तरह वो एक जरिया है जहाँ से हम लोग सोच सकते हैं कि मार्केट यहाँ से मूव कर सकता है। पहले के लेक्चर में हमने पढ़ रखा है कि मार्केट लिक्विडिटी पे वर्क करता है। अब जाहिर से बात है, लिक्विडिटी कहाँ है? लिक्विडिटी बोले तो स्टॉप लॉस वो कहाँ है? उसके जस्ट नीचे, जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके जस्ट नीचे। तो अभी हम लोग जो ऑर्डर ब्लॉक है, हम लोग ऑर्डर ब्लॉक में क्या सोच रहे हैं?
ऑर्डर ब्लॉक में हमने क्या पढ़ा कि मार्केट उसके अंदर से वो चला जाएगा, स्टॉप लॉस वगैरह नहीं लेगा, वो अंदर से ही चला जाएगा, मतलब ऑर्डर ब्लॉक को टैप करते ही वो निकल जाएगा। लेकिन पूरा मार्केट तो चलता है लिक्विडिटी पे। तो ये बस एक पॉइंट है जहाँ से वो इंटरनली वर्क कर सकता है। जैसे हमने पढ़ा हुआ, हम लोगों ने कितनी बार लाइव में किया हुआ है ना, इंटरनल एक्सटर्नल। तो इंटरनल जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है, जैसे ये एक ऑर्डर ब्लॉक हुआ, तो ये वाले पार्ट को हम इंटरनल पॉइंट बोलते हैं और ये वाले पॉइंट को हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? ये इंटरनली मार्केट घूम के जैसे यहाँ से यहाँ तक में एक एक्सटर्नल पॉइंट ये होता है और यहाँ से यहाँ तक में एक एक्सटर्नल पॉइंट ये होता है। इसके बीच में मार्केट मूव कर रहा है। अब मार्केट इसके अंदर से आ जाए, ठीक है, मतलब मार्केट इसके अंदर के भाग से आ जाए, ठीक है, मैं हिंदी वर्ड भी यूज़ कर रहा हूँ कि कुछ लोगों को समझ में आ जाए। अंदर के भाग से आ जाए तो उसको इंटरनल पार्ट बोलते हैं, ठीक है, जैसे ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह। लेकिन मार्केट अगर लिक्विडिटी लेता है तो एक्सटर्नल से जाता है, ठीक है। एक्सटर्नल पार्ट किसको बोलते हैं? इक्वल लोस, इक्वल हाई, ठीक है। कहीं की लिक्विडिटी, जैसे कोई एक वीक वगैरह होता है उसकी लिक्विडिटी। सिंपल लैंग्वेज में बस समझा रहा हूँ कि आपके माइंड में घुस जाए कि एक्सटर्नल पार्ट इसको बोलते हैं। इंटरनल किसको बोलते हैं? ये ऑर्डर ब्लॉक के अंदर के पार्ट को, जहाँ से अंदर अंदर में ऑर्डर ब्लॉक बन गया, जहाँ से अंदर में ऑर्डर ब्लॉक बनता है, इसके पार्ट को। मार्केट तो चलता है लिक्विडिटी पे। अब यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि कब मार्केट इंटरनल से जाएगा, कब मार्केट एक्सटर्नल से जाएगा। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, कुछ चीज़ें इस पे हम क्लियर करना चाहते हैं, जिसके जो अपने माइंड में अगर आप डालोगे, ऐसे हो सकता है कि बहुत लोगों के माइंड में ये सब चीज़ चलता भी हो, लेकिन कुछ लोगों को समझाना पड़ता है, तो सो मैं ये सब चीज़ क्लियर करता हूँ। तो मार्केट में होते हैं दो तरह के प्लेयर्स, एक बिग प्लेयर्स, एक रिटेलर, जो हम लोग हैं, ठीक है। बिग प्लेयर्स में भी बायर होते हैं और सेलर होते हैं। रिटेलर्स में भी बायर और सेलर होते हैं। जैसे हम और हमारे फ्रेंड दो लोग हो गए। अब दो लोग में से एक बंदे ने ऊपर से सेलिंग किया है, मैंने नीचे से बाइंग किया। अब हम दोनों लोग लड़ ही रहे हैं ना। जैसे हम बाई की तरफ जाना चाहते हैं, वो बंदा सेल की तरफ आना चाहता है। सेम बिग प्लेयर्स में भी होता है कि वो लोग अपने बड़े फंड को डालते हैं बाई की तरफ मूव करने के लिए। कुछ लोग सेल की तरफ मूव कराने के लिए अपना फंड उसमें डालते हैं और उसमें एंट्री लेते हैं। तो इन दोनों की फाइट में, बिग प्लेयर्स के बायर सेलर्स की फाइट में, हम लोग उनके साथ साथ चलते हैं, ठीक है। जहाँ वो अपना स्टॉप लॉस रखेंगे ऊपर के साइड में, जैसे मान लो कि यहाँ पे मार्केट चल रहा है, ठीक है, इस जगह पे मार्केट चल रहा है और मार्केट को अभी इस जगह आना है। तो यहाँ से पर्सन क्या करेगा? सेल करेगा ना। यहाँ से पर्सन सेल करेगा, ये पर्सन जो है इधर रहेगा कहीं, ये पर्सन रहेगा इधर। जब मार्केट इधर आएगा, इस जोन में आएगा मार्केट, तो ये इधर जाने का कोशिश करेगा। जब इस जोन में मार्केट आएगा तो ये इधर आने का कोशिश करेगा। अब हमें पता है कि सेलर्स इधर जब बैठेंगे, इधर से सेल करेंगे, तो हमें बस ये देखना है कि इधर में जो एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक बनता है, बस उसके नीचे एसएल वगैरह डालें और हम लोग इंटर कर जाए। क्योंकि जब एफपीजी बनेगा तो पता चल जाता है कि सेलर्स इंटर हो गए या फिर बायर्स इंटर हो गए। जैसे भी पर्सन जहाँ भी मार्केट हो, उस तरीके से वहाँ लोग इंटर हो चुके हैं। बस हम उनके साथ साथ हम अपना एसएल डाल के साथ में प्ले करते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ की वजह से हमें नीड पड़ती है ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी की। एफपीजी हमें ये पता बताता है कि मार्केट में बिग प्लेयर्स की एंट्री हो चुकी है, और ऑर्डर ब्लॉक हमें ये बताता है कि उस बिग प्लेयर्स का एसएल इस ऑर्डर ब्लॉक के बस नीचे पड़ा हुआ है, और तुम्हें भी अगर इंटर करना है तो इसी ऑर्डर ब्लॉक के नीचे अपना एसएल डाल के तुम इंटर हो सकते हो। बस इतना ही। तो अभी हम लोगों ने इतना समझा, लेकिन यहाँ तो खेल ही दूसरा चल रहा है। मार्केट तो चल रहा है लिक्विडिटी पे। सुनने में तो हर एक जगह ही आता है कि मार्केट तो चलता है लिक्विडिटी पे, लेकिन ऐसा समझो मार्केट दो जगह से चलता है, एक इंटरनल पार्ट, एक एक्सटर्नल पार्ट, ठीक है। अब इंटरनल एक्सटर्नल क्या है, उसके लिए स्पेशल एक लेक्चर है, लेकिन यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ, ऐसा समझो कि ये इंटरनल पार्ट को मैं प्ले कर रहा हूँ, मात्र इंटरनल पार्ट को ही देख रहा हूँ। मैं कोई लिक्विडिटी वाला पार्ट अभी आपको नहीं समझा रहा, क्योंकि मैं इसमें अगर ये चीज़ इंक्लूड कर दूंगा, आप पूरा का पूरा कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने एक छोटा सा समरी दिया हुआ है और कुछ नहीं, ठीक है। ये इंटरनल एक्सटर्नल समझना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर आप उसको समझ जाते हो कि मार्केट कब इंटरनल लेगा, कब एक्सटर्नल लेगा, तो आप हर एक जगह आप एंट्री बना सकते हो, हर एक पार्ट पे आप एंट्री बना सकते हो। सो अभी हम बस इतना ही समझेंगे कि मार्केट कहाँ ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है, कैसे ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है, और क्यों ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है, और कैसे इसमें वर्क कर रहा है। बस इतना ही, ठीक है। ये लेक्चर हमारा इसी पे ख़त्म हो जाएगा। तो मैं एक छोटा सा केस बनाता हूँ,
और उसी को हम लोग प्ले करते हैं और मार्केट यहीं पे क्लोज़ हुआ है तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहीं से कर दूँ, ठीक है? ठीक है? इससे ऊपर का मैं नहीं सोच रहा, ठीक है? इससे ऊपर का तुम छोड़ दो। अब बस इतना यहाँ से समझो कि इसके बाद से अब कहाँ-कहाँ ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है और कैसे-कैसे बन रहा है, बस इतना इतना सोचो और इतना ही मार्क करना है आपको, ठीक है? 15 मिनट का चार्ट मैंने लगा रखा है, ठीक है? तो हर मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह बनते जाते हैं, लेकिन मैं 15 मिनट को अभी लेके चल रहा हूँ कि यहाँ से थोड़ा-सा समझ में आपको आ जाए। मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड चार्ट नहीं ले रहा जिसमें आप कन्फ्यूज़ हो जाओ, जिसमें लिक्विडिटी ली गई हो, ऐसी जगह मैं नहीं ले रहा क्योंकि इन सब जगहों पे देखोगे तो ये एक्सटर्नल वाला पार्ट प्ले करके गया हुआ है, ठीक है? ये देखो इसकी लिक्विडिटी लेके गया हुआ है। जैसे अगर तुम इस पार्ट को अगर तुम ऑटो ब्लॉक मानते, ठीक है? तो और उसके नीचे एसएल डालते, तो एसएल हंट हो जाता और उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है? तो अभी हम बस इतना समझेंगे कि ऑटो ब्लॉक कहाँ है, एफपीजी कहाँ है, बस इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इसके आगे के लेक्चर में आपको वो सारी चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी से आप सोचना स्टार्ट कर दोगे, ये भी समझ में नहीं आएगा और आगे वाला तो समझ में आएगा ही नहीं फिर, ठीक है? तो हम बस इतना ही देखेंगे कि एफपीजी और ऑटो ब्लॉक है कहाँ। सो मैं प्ले करता हूँ इसको। देखो यहाँ 3 कैंडल बना। पहले वाले कैंडल को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्डर ब्लॉक कब बोलेंगे? जब तक से एफवीजी ना बने। अब यहाँ एफवीजी भी बन चुका है क्योंकि थर्ड कैंडल ऊपर क्लोजिंग दिया है, बीच में एक इम्बैलेंस हो चुका है। बीच वाला पार्ट जो है, इतना बड़ा इम्बैलेंस मिला हुआ है। तो मतलब यहाँ हमें पता चल गया कि बिग प्लेयर्स की एंट्री हुई है और उनका एसएल कहाँ होगा? जस्ट इसके नीचे, ठीक है? इसके नीचे बस इसका वो होगा। अब हमें देखना है ये कि मार्केट क्या यहाँ आता है और यहाँ से पुश मिलता है या फिर और नीचे जाता है, ठीक है? हम अभी लेफ्ट लेग को कुछ नहीं देखेंगे क्योंकि हम लोग अभी एंट्री वगैरह कुछ भी नहीं देख रहे हैं। अभी हमें बस ये करना है कि एक लेग कैसे क्रिएट हो रहा है और क्या-क्या हो रहा है इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं, ठीक है? ये नीचे आने का कोशिश किया लेकिन इन्होंने और पैसे डाल के इसको और नीचे भेज दिया। अब जब और पैसे लगाए गए होंगे, यहाँ पे मार्केट घूम रहा है और पैसे जब यहाँ डाले गए होंगे, यहाँ होने के बाद आप सोचो कि कहाँ स्टॉप लॉस वो अपना डालेंगे। इतना बड़ा एक इम्बैलेंस आया, तो वो अपना स्टॉप लॉस कहाँ डालेंगे? ज़ाहिर-सी बात है यहाँ डालेंगे, इस जगह पे, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं एक एफपीजी, एक ऑर्डर ब्लॉक और थर्ड कैंडल हम देख लेते हैं अगर बन रहा है या नहीं, ठीक है? हमें थर्ड कैंडल भी देखना होता है ना। तो अभी तो क्रिएट नहीं हुआ लेकिन मैं फिर भी इतना बड़ा इम्बैलेंस देख के बता दिया मैंने कि ये ऑर्डर ब्लॉक ही बनेगा। ठीक है। ये देखो ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है ये। 3 कैंडल में इतना बड़ा गैप बन गया, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तो अभी देखो एसएल यहाँ पड़ा हुआ है, एसएल यहाँ पड़ा हुआ है बिग प्लेयर्स के। अभी ये 12 लगातार कैंडल नीचे जा रहा है मतलब एंट्री होते जा रहा है, एसएल इधर डलते जा रहा है। ठीक है? तुम इस तरीके से अपना लॉजिक लेके चलो कि एंट्री अभी हो रहा है, एसएल इधर डल रहा है। ठीक है? अब तुम यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो, इस पार्ट के हिसाब से यहाँ पे इतना बड़ा मूव कौन ला रहा है? इतना बड़ा मूव ला रहे हैं इधर से सेलर्स लोग, इधर से इसको पुश ले करके लेके जा रहे हैं नीचे साइड में, ठीक है? इधर तो सेलर्स बैठे होंगे ना, इधर से इसको पुश कर रहे हैं नीचे के साइड में कि भाई तू नीचे चला जा। इधर से जब पुश मिलेगा तो बिग प्लेयर्स के बायर्स लोग इधर से पुश देंगे इसको, अगर मिलेगा तो, नहीं तो इसको और नीचे ले जाएँगे, कौन ले जाएगा? सेलर्स ले जाएँगे। नीचे जो भेजता है वो सेलर्स भेजते हैं, ऊपर जो भेजता है बायर्स भेजते हैं। और अभी हावी कौन है? अभी सेलर्स हावी है इस पे, ठीक है? इसको मार्केट नीचे ले जाना चाहते हैं इसलिए बार-बार इतने बड़े-बड़े कैंडल्स बन रहे हैं और एसएल यहाँ अभी तक लग चुका है। अब यहाँ देखना है कि फिर से एक वैसा पार्ट बन रहा है जहाँ से हो सकता है कि मार्केट इधर की तरफ मूव कर जाए या हो सकता है कि और भी नीचे जा चला जाए। तो हम लोग यहाँ और देखते हैं कि और क्या बन रहा है यहाँ पे। यहाँ पे और एफपीजीज़ बन बन रहे हैं या नहीं? देखो, एक और कैंडल आया, एक और कैंडल आया। तो फिर देखोगे कि ये वाला पार्ट फिर से तुम्हारा क्या बना? एक ऑर्डर ब्लॉक और इसके नीचे जब इधर जो एंट्री लिए होंगे वो अपना एसएल कहाँ डाल रहे होंगे? इधर, ठीक है? अब और हम प्ले करके देखते हैं, क्या और नीचे जा सकता है ये? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मार्केट मूव कर रहा है अब ऊपर के साइड में। अब यहाँ एक चीज़ आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना, छोटा-सा एक एफवीजी बना,
एफवीजी छोटा हो या बड़ा हो वर्क एक ही बराबर करता है, ठीक है। एफवीजी बस होना चाहिए, इम्बैलेंस होना चाहिए। वो इतना बड़ा एफवीजी हो या इतना बड़ा एफवीजी हो, वर्क करेगा, ठीक है, एक बराबर है। ऑर्डर ब्लॉक्स में प्रॉब्लम होता है, जैसे अब यहाँ आप एक मैंने अभी जो डायग्राम में मैंने बताया था सेम वैसा एक ऑर्डर ब्लॉक हमें मिल गया। ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जिसमें विग बाहर निकल जाए, एफवीजी का विग बाहर निकल जाए और ऑर्डर ब्लॉक अंदर रह जाए, तो ये सारे जो जगह होते हैं ना, ये ऑर्डर ब्लॉक कमज़ोर होते हैं। अब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि एक पुश मिलेगा और वो फिर आके इसको तोड़ देगा, ठीक है। एक पुश मिलेगा फिर आके इसको तोड़ देगा, ज़्यादा इसका वैल्यू नहीं करेगा। तो अभी हम देखते हैं कि मार्केट और ऊपर जा पाता है या फिर और स्ट्रॉन्ग कैंडल बना पाता है, ठीक है। जैसे इधर से बनते हुए आ ना कि एक और इधर बन जाए, फिर इधर पहुंच जाए, फिर उसके बाद नीचे आ जाए, या फिर हो सकता है कि इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे चला जाए या फिर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे। अब मान लो कि हम एंट्री के हिसाब से अगर देखते हैं कि हमें एंट्री कहाँ से लेना है, ठीक है, तो हम कभी भी यूज़ करते हैं, जैसे मैं यूज़ करता हूँ 2 ही ऑर्डर ब्लॉक, एक पहला वाला, एक आखिरी वाला। बीच वाले को मैं एसएमटी मानता हूँ, स्मार्ट मनी ट्रैप, और बीच वाले को मैं प्ले नहीं करता। वो अलग बात है, कभी-कभार मार्केट बीच वाले को भी वैल्यू दे देता है, ठीक है, किसी और टाइम फ्रेम की वजह से। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक हो, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक हो, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक हो 15 मिनट पे, लेकिन 1 आवर पे जाओगे तो तुम्हें 2 ऑर्डर ब्लॉक दिखाई देंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। मतलब ये वाले जो 2 ऑर्डर ब्लॉक है वो एक ही में मर्ज हो गए। तो इसके वजह से तुम छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वो बीच से जा रहा होगा, और 1 आवर पे देखोगे तो वो आखिरी वाले से जा रहा होगा। तो इसके वजह से कन्फ्यूजन होता है और कुछ नहीं। लेकिन बीच वाले को मैं इस तरीके से डायरेक्टली प्ले नहीं करता। अगर वो आखिरी बनता है तो मैं उसको ज़रूर प्ले करता हूँ। तो आखिरी वाला अगर इसमें 1 आवर पे अगर मिलता तो मैं इधर से कहीं से प्ले करता अगर बीच वाले को वैल्यू देना होता तो। लेकिन मैं हमेशा यूज़ करता हूँ या तो पहला ऑर्डर ब्लॉक या फिर आखिरी। अगर ये वाला टूटता है, ये वाला टूटता है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक के लिए बाई कर देता हूँ और फिर यहाँ पे निकल के ये सोचता हूँ कि यहाँ से क्या सेलिंग आएगा। अगर इसको भी तोड़ देता है तो फिर कहीं ऊपर से एंट्री बना के फिर मैं ऊपर के लिए ट्राई करता हूँ। इस तरीके से मैं सोचता हूँ। तो पहला और आखिरी, बीच वाला कुछ भी नहीं होता। बीच वाले को वैल्यू ही मत दो, बीच वाले को कुछ समझो ही मत, क्योंकि ऐसे में तुम छोटे टाइम फ्रेम पे फँस जाओगे या फिर 5 मिनट पे ही फँस जाओगे, 15-30 मिनट पे फँस जाओगे। जब बड़े-बड़े लेग्स बनेंगे उसमें 10-10 तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक मिलेंगे, एफपीजी मिलेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा कि तुम्हें करना किधर से है ट्रेड। पहले वाले को वैल्यू दें, सेकंड वाले को, थर्ड वाले को, फोर्थ वाले को, ऐसा नहीं है। या तो पहला दो या तो सीधे 10वां दो। बीच में 2, 3, 4, 5 को भी आ रहा है उसको वैल्यू नहीं देना, ठीक है, सीधे आखिरी वाले को, ठीक है। अब ऐसे-ऐसे पार्ट्स को हम लोग लो रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। लो रेजिस्टेंस कैसे बोलते हैं हम आगे बात करेंगे, इसको दिखाएँगे हम लो रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं। और शायद मैंने पुराने लेक्चर में भी ये सारी चीज़ें बता रखी है, लेकिन थोड़ा-सा बात इस पे हम लोग कर लेंगे। तो अभी हम ये देखते हैं कि क्या ये ऑर्डर ब्लॉक, ये कैंडल आके इधर से नीचे आता है या फिर इधर से नीचे आता है या फिर इधर से नीचे आता है। अब देखना ये है कि कहाँ से आता है, क्योंकि यहाँ भी बिग प्लेयर्स बैठे हुए हैं, यहाँ भी बिग प्लेयर्स बैठे हुए हैं, यहाँ भी बिग बिग प्लेयर्स बैठे हुए हैं। अभी मैं रिटेलर की बात ही नहीं कर रहा। अभी बस हम लोग बड़े लोगों का फाइट ही देखेंगे, ठीक है? जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्हीं का फाइट देखने वाले हैं हम लोग। हम लोग अभी इसमें कोई एंट्री हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग उनके हिसाब से बस सोच रहे हैं कि वो लोग क्या-क्या कर रहे हैं, ठीक है? अब इधर से क्या हुआ, इधर से हावी कौन हो गए? बायर्स। जो बायर्स होते हैं वो हावी हो गए। उन्होंने क्या किया कि इधर पैसे डाल के इसमें मूव लाया, और अभी वो लोग खुद कन्फ्यूज़ हैं कि एसएल कहाँ रखें? क्या इसी कैंडल में रखें? अब यहाँ तो रख नहीं सकते ना एसएल अभी। तो अभी तो सबसे लो पॉइंट तो यही वाला है। तो इसी वजह से ये कमज़ोर हो पाता है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ कन्फ्यूज़न में ऑर्डर ब्लॉक पे एसएल वगैरह सही से रख नहीं पाते। तो बहुत लोग जल्दी ही निकल जाते हैं, बहुत लोग हावी नहीं होने देते। जैसे मान लो कि कभी मार्केट इधर आए, तुम ऐसा समझो कि मार्केट अगर इधर आ रहा होगा, अब यहाँ पे बहुत लोग कन्फ्यूज़ है, जो बिग प्लेयर्स में ही जो बायर्स है वो कन्फ्यूज़ है कि यार एसएल कहाँ रखें। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई दुविधा है तो भाई यहाँ से भागो, तो वहाँ से हट जाते हैं और ये कमज़ोर पड़ जाता है और ये टूट जाता है। लेकिन जहाँ-जहाँ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होता है वहाँ दिखाई देता है कि यार हर टाइम फ्रेम पे लोग हैं, ठीक है। मैंने जैसे रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक का डायग्राम मैंने बताया था, उसमें देखोगे कि हर टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब हर टाइम फ्रेम में सब लोगों ने एंट्री करा होगा। हर टाइम फ्रेम पे सब लोगों ने एंट्री करा होगा। जैसे मान लो कि 4 घंटे पे ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है, 1 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है, 30 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है, बाकी सब पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो 1 आवर पे लोग एंट्री किए होंगे, 4 आवर पे एंट्री किए होंगे, 30 मिनट पे एंट्री किए होंगे, लेकिन बाकी और सारे ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं किए होंगे। अगर मान लो कि 50 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट जो भी होगा, सब पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, एफपीजी दिखाई दे रहा है, ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है, तो सब पे एंट्री बना होगा, तो ज़ाहिर सी बात है वो कैंडल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए
कोई भी चीज़ पढ़ो तो उसका लॉजिक भी समझा करो। अगर लॉजिक समझ जाओगे ना, कभी वो चीज़ भूल नहीं पाओगे। इसलिए मैं हर एक चीज़ों का लॉजिक देता हूँ, बिना ऐसे ही नहीं कि लोग मानते हैं कि ये ऑटो ब्लॉक है, ये एफपीजी है। अरे क्यों मानते हैं ये भी तो जानना चाहिए ना, क्यों मानते हैं इसको ऑटो ब्लॉक? क्यों बोला जाता है ऑटो ब्लॉक? क्या है वहाँ पे? क्यों इतना वैल्यू है? ऑटो ब्लॉक को मेरे हिसाब से कोई वैल्यू नहीं है। ऑटो ब्लॉक बस एक हडल का काम करता है। उसका कोई भी वैल्यू नहीं है मेरे सामने। ऑटो ब्लॉक बस एक हडल का काम करता है, बस इतना ही। जो जो काम करता है, जो हमें ध्यान देने वाला चीज़ है वो है एफपीजी। और एफपीजी ही सी एफ और एफपीजी ही हमें सारा फुटप्रिंट दिखाता है कि मार्केट करने क्या वाला है। अभी तुम ये देख रहे हो कि यहाँ पे क्या बन रहा है और किस तरीके का बन रहा है। अब तुम्हें ये पता है कि इस टाइप का ऑर्डर ब्लॉक कमज़ोर होता है, तो तुम अगर इधर से मार्केट मूव भी करेगा, तुम इधर डरोगे नहीं, ठीक है? तुम ऐसा नहीं कर सकते कि मान लो कि मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ एक, कि मार्केट ऐसे इधर जाए और जाने के बाद ये इधर ना आए। तुम्हें डर लगेगा ना कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो चलो यार यहीं तक हम लोग अपना टारगेट रखते हैं, यहाँ से फिर पुश हो जाएगा। नहीं, अगर तुम्हें पता होगा कि ऑर्डर ब्लॉक कमज़ोर है, तो तुम पूरा हाई तक रखोगे। तुम समझ लोगे कि यहाँ जाएगा, थोड़ा-सा रिस्पेक्ट देगा, उसके बाद आके तोड़ देगा। तो इसीलिए ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है कि कौन-सा स्ट्रॉन्ग है, कौन-सा वीक है, जिसको तुम बिना डर के तुम प्ले कर सको। ठीक है? तो हम अब आगे बात करते हैं प्ले करके कि मार्केट यहाँ से जाएगा या यहाँ से जाएगा। अब देखो, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। ठीक है? मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना। ये बनने वाला था, लेकिन ये कैंडल आके इसको फिल कर दिया। तो यहाँ पे तुम देखोगे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक तो इसमें नहीं बन पाया, लेकिन अभी यहाँ देखोगे एक छोटा-सा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बन रहा है। ठीक है? और एक थर्ड कैंडल ये है, बीच में छोटा-सा एक एफवीजी है। अब तुम यहाँ एक चीज़ नोटिस करो कि ये कैंडल जो है, ये भी वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि इनसाइड बार में। अगर ये कैंडल थोड़ा-सा भी ऊपर होता, ये कैंडल थोड़ा-सा भी ऊपर होता, तो क्या होता? या तो फ़िल हो जाता, ठीक है? तो यहाँ ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन पाता। दूसरी बात, जैसे ही तुम टाइम फ्रेम चेंज करोगे, तो ये वाला कैंडल इसके साथ मर्ज हो जाएगा। तो और इसका विक दोनों टच हो जाएगा। तो दूसरे टाइम फ्रेम पे तो ऑर्डर ब्लॉक बना नहीं। जो दिखाई दे रहा है छोटा-मोटा, वो भी इनसाइड बार में, तो यहीं पे 15 मिनट में ही दिखाई दे रहा है। तो कहीं न कहीं ये तो ऐसे ही कमज़ोर है। अब तुम्हें धीरे-धीरे समझ में आ रहा होगा कि मार्केट जब इधर से अगर या इधर से या इधर से कहीं से भी आएगा, तो इस जगह पे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, इस जगह पे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें ब्रेक हो जाएँगी, बस छोटा टाइम फ्रेम के लिए एक छोटा-सा पुश तुम्हें मिल सकता है। क्योंकि मार्केट हर एक कैंडल को रिस्पेक्ट देता है, हर एक ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देता। ठीक है? मोस्टली केस में तुम्हें देखने को मिलेगा ऐसा कि जब रिस्पेक्ट ना दे रहा हो, तो उस समय या तो न्यूज़ होगी या तो कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होगा जिसकी वजह से वो टूटेगा। ठीक है? ऐसे स्ट्रक्चर वाइज़ तुम देखोगे तो हमेशा हर कैंडल एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए ही निकलता है। अब हमें ये देखना है कि मार्केट क्या यहाँ से मूव करता है। अगर इधर किसी ज़ोन में एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बनेगा, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी वगैरह बनेगा, तो हम इधर से एक ट्रेड करेंगे नीचे के लिए। ऐसे जो एसएमसी वाले होते हैं वो टैप करते ही ट्रेड कर देते हैं। इसको इस ज़ोन में आते ही ट्रेड कर देते हैं। तो चलो एसएमसी के हिसाब से भी थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो इसको टैप करते ही हम लोग जैसे ट्रेड लेते हैं, वैसे लगाते हैं यहाँ पे, इधर के लिए कहीं फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से लोग बॉस तक ही रखते हैं ना, तो बॉस तक हमने रख दिया। अब यहाँ देखेंगे एसएल लगा के, क्योंकि यहाँ से इतना बड़ा जो कैंडल है, इधर जो एंट्री लिए होंगे बिग प्लेयर्स, इतना बड़ा मूव लाने के बाद, तो उनका एसएल तो यही होगा, तो हम लोग भी इनके साथ-साथ में अपना एसएल इधर रख लेते हैं। अब देखते हैं कि ये ब्रेक होता है या फिर नीचे जाता है। ये देखो यहाँ से मार्केट में प्रेशर आना चालू हो गया। जो ये वाले जगह पे बैठे हुए लोग हैं, वो यहाँ फंड डालना स्टार्ट कर दिए। इधर से सेलर लोग अपना फंड डालना स्टार्ट कर दिए कि भाई तू नीचे जा।
नहीं तो तू ऊपर आएगा तो हमारा एसएल जाएगा। अब इधर से जो बायर्स बैठे हुए, अगर ये अपना फंड डाल दिए, जो इधर में अपना एसएल वगैरह लगा लगा के जो बैठे होंगे ना, ये अगर अपना फंड डाल दिए ज़्यादा, तो ये तो टूट जाएगा। तो यहाँ अब क्या चल रहा है, फाइट चल रहा है, किसका, बायर और सेलर्स का। ठीक है, और हम लोग इंतजार यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हम लोग जब ये तो बहुत सिंपल है ना कि टैप कर रहे हैं हम लोग, एंट्री कर रहे हैं, जैसे हम लोग तो पूरा एमएसएस वगैरह सब कुछ देख के एंट्री करते हैं, तो उसमें उसके लिए एमएसएस का जब हम लोग का लेक्चर, जब एमएसएस का हमारा लेक्चर चलेगा तो उसमें मैं समझाऊंगा कि उस लेग में क्या चलता है। ठीक है, एमएसएस वाले लेग कैसे क्रिएट होते हैं, क्यों क्रिएट होते हैं, हम लोग उसमें समझेंगे। बस आप यहाँ देखो सिंपल, क्या ऑटो ब्लॉक का टैप करके क्या हमें एंट्री मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, हम लोग ये देखते हैं बस। अब हम यहाँ देखेंगे कि क्या यहाँ ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बन रहा है, तो मेरे नज़र में एक ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है। ठीक है, जो और एफपीजी के साथ है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक हुआ। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक हुआ, एक छोटा सा यहाँ एफपीजी भी है, इतना 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 छोटा। ठीक है, एक एफपीजी भी है। तो ये यहाँ पे जो अब इधर से सेलर जो इधर से इंटर हुए हैं, इस जगह पे कहीं इंटर हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपना ऑर्डर एसएल यहाँ लगाएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं अपना एसएल यहाँ लगाएंगे, तो ये तोड़ने अब नहीं देंगे। तो हम लोग जब यहाँ एंट्री किए होंगे, इस जगह पे हम लोग जब एंट्री किए होंगे, ठीक है, तो अब हमारे लिए एक सेफ जोन बनना स्टार्ट हो गया। क्या हो गया कि हम लोगों के पास क्या था, पहले हमारा एसएल इधर का ही था, तो हम लोग डर रहे थे कि मार्केट इधर आएगा, एसएल हिट कर देगा। अब हमें डरना उतना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि हमारे पास एक, हमारे ऊपर में, हमारे एंट्री के ऊपर में और सेलर्स लोग इंटर हो गए। जो बिग प्लेयर्स के सेलर्स लोग हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे अब इंटर हो चुके हैं। अब हमें डरने की इधर ज़रूरत नहीं है। अगर, क्योंकि अगर ये इधर मार्केट आता है तो पहले ये भी जाएंगे, बिग प्लेयर्स भी पहले लॉस कराएंगे, और वो नहीं चाहेंगे कि आप उनका एसएल लगे, इसलिए वो पुश करके इसको नीचे की तरफ भेजेंगे। ठीक है, और दूसरी साइड से आप ये भी देखोगे कि इधर वाले जो लोग बैठे हुए हैं, इधर वाले लोग भी जो बैठे हुए हैं, जो बायर्स बाई करने के लिए बैठे हुए हैं, वो लोग भी बार बार पुश कर रहे हैं और कैंडल को यहाँ आने के बाद भी ऊपर पहुँचा दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे चल रहा है तगड़ा फाइट, और हम लोग बैठे हुए हैं इधर से। कुछ लोग सेल रिटेलर में भी इधर से साथ में बैठे होंगे, साथ साथ में। ठीक है, लेकिन वो भी कंफ्यूज होंगे कि वो लोग एसएल कहाँ लगाए, क्योंकि इसी कैंडल में इंटर होके इसी में तो एसएल नहीं लगाएंगे ना, ऑर्डर ब्लॉक तो अंदर है। तो अब हम बात करते हैं इससे आगे कि और क्या हो पाता है इसमें। देखो एक चीज़ यहाँ पे मैं और तुम्हें दिखाता हूँ। ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे एसएल होगा बिग प्लेयर्स का। ये कैंडल आया यहाँ तक, लेकिन ये जाने तोड़ने नहीं दिया। ये चीज़ तोड़ने नहीं दिया। क्यों नहीं तोड़ने दिया? क्योंकि अगर ये टूटता तो सेलर्स का एसएल जाता, बिग प्लेयर्स के सेलर्स का एसएल जाता, और ये जाता तो फिर इधर भी हम लोग भी जाते, और ये भी जाता तो फिर इधर भी जाते। क्योंकि क्या होता है ना, तुम एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि एक वो हम लोग गेम खेलते थे ना, रस्सी खींचने वाला। ए पार्ट एक तरफ होता था, बी पार्ट दूसरे तरफ, और दोनों एक लाइन को क्रॉस करना होता है। अगर उधर से जितने लोग हैं उधर खींच के इस लाइन के इस पार ला दिया तो वो जीत गए। सेम वही चीज़ है। अगर मान लो कि जैसे ही पहला वाला पर्सन का टूटता है, ठीक है, उसमें उस गेम का यही होता है ना कि अगर पहला वाला जो पर्सन है वो अपना पूरा जान लगाए हुए है, तो सब सही चलता है। लेकिन अगर वो उसका जैसे ही टूटता है या फिर हाथ छूटता है, सब के सब गिरते। ठीक है, सब के सब गिरते या सब के सब हारते एक ही बार में। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी तुम समझो कि यहाँ वाले जो लोग हैं, जैसे ही ये टूटेगा, जैसे ही ये पार्ट टूटेगा, ब्रेक होगा, तो सबका मनोबल टूट जाएगा। अब सबका एसएल फंड डालना कम कर देंगे या फिर बंद कर देंगे, और उसके बाद सबका एसएल जाएगा या फिर निकलना स्टार्ट कर देंगे। तो वहीं पे बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं, और इधर से ये लोग पुश कर देंगे अपने बड़े बड़े कैंडल्स को, बस ये निकाल देगा ऊपर। फिर अब यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ से ये वाले लोग अपना फंड डाल के उसको पुश करने का कोशिश करेंगे। बस यही होता है रिस्पेक्ट, मतलब यही होता है कि बिग प्लेयर्स फंड डालते हैं, ठीक है, अपने एसएल बचाने के लिए, और उसी की वजह से मार्केट में कैंडल्स का मूव होता है। ठीक है,
उसी वजह से मार्केट में रिस्पेक्ट जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं वही होता है कि एक पुल बैक आ गया या फिर कुछ पुल बैक देने के बाद फिर वो टूट गया। जैसे ही वो कमज़ोर पड़ते हैं, भाई ब्रेक तो होना ही है। ये लड़ाई जो है हर सेकंड चलता है। जिसका फंड ज़्यादा मजबूत हुआ भाई वो जीतेगा इसमें, ठीक है? तो उस तरीके से ये पूरा का पूरा मार्केट चलता है और हम लोग इसी में बस मतलब ऐसा है कि पूरा समुद्र में से हम लोग अपना छोटा-छोटा बाल्टी भरते रहते हैं, ठीक है? बाल्टी भी ज़्यादा बड़ा चीज़ बोल दिया मैंने। एक छोटा-सा बोतल ही अपना हम लोग भरते हैं। अब हम लोग इसमें बाल्टी लेके हम लोग भी कूद जाएँगे, तो हम लोग भी चले जाएँगे। इसीलिए छोटा एसएल रख-रख के हम लोग इस पे ट्राई करते जाते हैं। अब कुछ बेवकूफ़ ये भी होते हैं कि कहीं से भी एंट्री लेते हैं। क्यों लेते हैं कहीं से भी एंट्री? क्यों लेते हो भाई कहीं से भी एंट्री? क्या मिल जाएगा तुम्हें? बड़ा-सा रिवॉर्ड होगा तुम्हारा, सॉरी रिस्क हो बड़ा-सा तुम्हारा रिस्क होगा और उतना ही बड़ा तुम्हारा रिवॉर्ड होगा। अगर तुम छोटा एसएल लेके चलते हो तो तुम्हारा अकाउंट ग्रो करेगा ना। तो इसीलिए इन सब जगहों से, इस ऑर्डर ब्लॉक से या फिर इन सब पार्ट से लोग ट्रेड करते हैं। इन्हीं सब पार्टों से लोग ट्रेड करते हैं। अब मार्केट जो चलता है लिक्विडिटी पे चलता है, ठीक है? मार्केट जो चलता है वो लिक्विडिटी पे चलता है। अब लिक्विडिटी पे चलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि बार-बार वो इंटरनल से ही जाएगा, जो कि मैंने कुछ देर पहले भी बताया भी था, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो इंटरनल से ही जाएगा, वो जाएगा एक्सटर्नल से भी, लिक्विडिटी लेके भी, एसएल लेके भी। सो अब मैंने एक एग्ज़ाम्पल ऐसे दिया ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह का, ठीक है? अब हम उस पे आगे की बातें करते हैं। तो अब हम बात करते हैं रिजेक्शन ब्लॉक का, ठीक है? तो मैं और सोच रहा हूँ 1 2-4 एग्ज़ाम्पल मिल जाए। देखो हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे हैं, तो उसके हिसाब से तुम सोच देखोगे तुम्हें आइडिया लग जाएगा, छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा होगा, ठीक है? तो हम लोग इधर से 2-4 मैंने ढूँढ लिया, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कोई ऐसा जगह जहाँ से बार-बार कैंडल को रिजेक्शन मिलता हो और हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे हैं, तो तुम समझ रहे हो कि यहाँ कितनी बार रिजेक्शन मिली है। मैक्सिमम 2 से 3 बार अगर रिजेक्शन मिलता है, तो वो एक रिजेक्शन ब्लॉक हो जाता है। 2 से तीसरी बार वो मिल जाता है, तो वहाँ से रिजेक्शन ब्लॉक वो बन जाता है। अब क्या होता है कि जैसे हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े पढ़े थे ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ठीक है? अगर ऊपर साइड में बना, तो एक हमारे लिए तो रिजेक्शन ब्लॉक है, लेकिन जो सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं उसके लिए रेजिस्टेंस है। नीचे में कोई लेवल वैसा कुछ बना, तो उसको लोग सपोर्ट बोलते हैं और हम लोग तो उसको भी रिजेक्शन ब्लॉक ही बोलते हैं कि बार-बार मार्केट वहाँ से रिजेक्ट कर रहा है। तो उस जगह पे ये हो सकता है कि आप 2 तरीके से ट्रेड कर सकते हैं कि जब-जब मार्केट वहाँ से रिजेक्शन करता है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे एमएसएस वगैरह देख के आप ऊपर एसएल डाल के ट्रेड कर सकते हैं। या फिर इसका ब्रेक होने का इंतज़ार करो और ब्रेक होने के बाद छोटे टाइम फ्रेम पे कोई भी एक ऑर्डर ब्लॉक से उसको पकड़ लो और वहाँ से एक बड़ा मूव मिलता है। उस जगह से एक बड़ा मूव मिलता है जब ब्रेकआउट उस तरीके से होता है, तो इस जगह को जैसे ही ये तोड़ेगा, ऊपर कैंडल क्लोज़ करेगा, तो एक आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, ठीक है? तो एक आप यहाँ देख रहे हो उस तरीके का, ठीक है? अपसाइड के लिए बार-बार यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20 मतलब 20-25 घंटे एक ही ज़ोन में रह गया ये कैंडल। 20-25 घंटे। इसको तोड़ ही नहीं पा रहा था ये। वैसे ही करके मैं और भी मैंने ढूँढा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखोगे और ये कैंडल पास-पास में दिखाई दे रहा है ना, ये 1 आवर के हिसाब से। अगर 5 मिनट 15 मिनट पे जाएँगे तो ये बड़े-बड़े इसमें जगह भी है और बार-बार मार्केट यहीं से रिजेक्शन कर रहा है और जैसे ही ये टूटता है तो ये बड़े-बड़े मूव्स आते हैं, देख लो। ठीक है? तुम्हें बस इधर के ऑर्डर ब्लॉक वगैरह से छोटे टाइम फ्रेम पे जो ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा इधर से तुम्हें ये ट्रेड करना था। इधर भी तुम्हें एमएसएस वगैरह देख के तुम्हें इधर से ट्रेड मिल जाता। ठीक है? तो ये रिजेक्शन ब्लॉक की तरह ये काम करता है और तुम इसे ही पकड़ सकते हो। बाकी जितने मैंने 4-5 मैंने और भी बताए हुए हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? वो तुम नहीं पकड़ पकड़ सकते। मिटिगेशन ब्लॉक वगैरह पे तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ से एंटर करना है या नहीं करना है। क्योंकि मोस्टली टाइम वो फेल हो जाता है। 2-3 कैंडल वो दिखाएगा कि वो नीचे जा रहा है लेकिन बाद में वो फेल हो जाएगा। तो वैसे जगह पे बार-बार एंट्री बना के अपना लॉस क्यों कराना? इससे अच्छा है कि तुम उसको जानो ना तुम वहाँ ट्रेड करो, सबसे बेटर। इसलिए मैं बेकार की चीज़ें तुम्हें बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। जो ज़रूरत है बस वही जानो। जो मैं यूज़ करता हूँ मैं बस वही बताता हूँ। अब यहाँ पे भी सेम च आप देख रहे होगे क्या हो रहा है। बार-बार रिजेक्शन, उसके बाद देखो आप एक अच्छा-सा मूव मिलता है, ठीक है? अपसाइड के लिए बार-बार मिल रहा है, डाउन साइड के लिए मैं देख रहा था एक भी मिला नहीं अभी तक। यहाँ भी देखो अब रिजेक्शन ब्लॉक है ये, ठीक है?
तो यहाँ 1 से 2 बार जैसे ही टैप करता है, तो आप तीसरी बार भी आप ऐसा ट्राई कर सकते हो कि ऊपर में एसएल डाल के इसे आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? अगर एसएल गया तो ठीक है, लेकिन मोस्टली टाइम चांस यही रहता है कि थर्ड या फोर्थ टाइम आपको वहाँ से बेनिफिट ही मिलेगा। हाँ, इसके टारगेट्स उतने बड़े आप नहीं रख सकते हो, इसके टारगेट्स तब बड़े तब रख सकते हो जब वो ब्रेकआउट दे वहाँ से, जब वहाँ से वो निकले, बाहर की तरफ निकल जाए, ठीक है? और वो जब टूटता है तो आप देखो, हर एक बार आपने दिखाया मैंने मूव कि इसी तरीके से आते हैं। आप यहाँ से भी इसमें ट्रेड कर सकते थे, इस जगह से भी आप इसको ट्रेड कर सकते थे। जैसे ही एक बार उधर क्लोजिंग दे दिया ऊपर के साइड में, तो आप समझ गए कि ये तो टूट चुका है, ठीक है? ऊपर से ही जब नीचे आया, आप यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक से आप ट्रेड कर सकते थे पूरा का पूरा, ठीक है? अब इसका एक और आप इसमें ट्रेड कर सकते हो इस तरीके से कि जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है और मार्केट इस ज़ोन में फिर से दोबारा आता है, जैसे मान लो कि कैंडल कुछ इधर से, तुम यही समझ लो कैंडल कुछ इधर से इधर के लिए निकला, फिर जब इधर आता है, ठीक है? तो आप यहाँ एंट्री बना के नीचे में एसएल डाल के ये काम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब रेजिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करता है। जब ये एक बार ब्रेक हो जाएगा तो ये फिर नीचे नहीं आने देगा। आप यहाँ एक एग्जांपल देख भी सकते हो। ये जैसे ही टूटा ऊपर, ये नीचे नहीं आने दिया, बस टैप करके कैंडल ऊपर की तरफ में क्लोज़ किया और ये ऊपर ही निकल गया। तो ये आपको एक बेनिफिट देता है, ठीक है? और मैं दिखा देता हूँ यार। शायद इतना ही था, ठीक है? और भी बहुत सारे मिलते हैं, जैसे यहाँ पे भी देख लो। हाँ, इसमें भी एक वो नोट कर लो कि हम लोग जब इस ज़ोन को मार्क करते हैं, इसमें विक पूरा हम मार्क करते हैं। जितना विक दिखाई देता है ना, उतना मार्क करते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक में जितना विक दिखाई दे रहा है, सबको हम लोग मार्क करके ऐसे बना लेते हैं, ये एक ज़ोन हो गया। अब इसके ऊपर में क्लोजिंग देगा, तो यहाँ से ब्रेकआउट हम सोच सकते हैं। यहाँ पे भी देखो कि यहाँ पे भी कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ। यहाँ पे भी कोशिश किया, ठीक है? लेकिन ये इस विक से, अब इस वीक से तुम्हें ऊपर की तरफ क्लोज करना था, तब जाके यहाँ क्लोजिंग हुआ, नीचे गया, नीचे से मार्केट मूव, जो मैंने बताया कि इसके नीचे अब नहीं जाने देगा, ये सपोर्ट की तरफ फिर रेजिस्टेंस की तरफ फिर अब काम करने लगेगा, क्योंकि ये सपोर्ट पे बना हुआ है ना, तो अब रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगेगा। आप इधर एसएल डाल के पूरा ट्रेड कर सकते हो, आपको एक अच्छा मूव मिल जाएगा। अब यहाँ अलग बात है, डे की ओपनिंग हुआ है तो कैंडल वो कर दिया, अ, हाँ, डे यहाँ पे डे का ओपनिंग हुआ है, तो सुबह-सुबह आपको पता ही है मार्केट इधर-उधर मूव करता है, तो उसमें ही इसका लिक्विडिटी वगैरह ग्रैब वगैरह करके फिर से ये नीचे की तरफ ही गया हुआ है, ठीक है? तो कहीं न कहीं इस तरीके से ये रिजेक्शन ब्लॉक वर्क करता है। अब हम बात करते हैं रिफाइन करने की, ठीक है? रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक कैसे हम लोग करते हैं। तो अभी हम रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक के बारे में समझेंगे, ठीक है? और हम कल ही के जो अभी रिसेंट जो फ्राइडे था उस दिन का ही देख लेते, और उसके हिसाब से हम लोग इस पे रिफाइन वगैरह करके हम लोग निकालेंगे कि हम लोग क्या कर सकते थे यहाँ पे और किस तरीके से अपने एसएल को छोटा बना सकते थे। अगर हम ये देखें डेली के हिसाब से, ठीक है? डेली के हिसाब से हम लोग ये देखते हैं तो हमारे पास क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है और एक एफपीजी भी है, ठीक है? मार्केट इसको टैप करके नीचे जा रहा है, तो हमारा तो डेली के हिसाब से व्यू तो यही बना ना कि मार्केट यहाँ आएगा इस ज़ोन में और टैप करके नीचे जाएगा। अब ये बताओ कि अगर आप ये सोचो कि अगर आप यहाँ से शॉर्ट करते, ठीक है, डाउन साइड के लिए ट्रेड करते, तो आपका एसएल कितना बड़ा बनता, ठीक है? 183 का एसएल बनता, ठीक है? इतना तो लोग अपना टारगेट रखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको रिफाइन करेंगे। अब रिफाइन कैसे करेंगे? तो डेली से हम लोग इधर 3 मिनट 1 मिनट तक जाएँगे रिफाइन करते हुए, ये देखते हुए कि इसके अंदर में हर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है या नहीं। इससे हमें 2 चीज़ का बेनिफिट होगा। पहला कि हमें ये पता चल जाएगा कि ये कैंडल स्ट्रॉन्ग है या वीक। अगर हमें हर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह ना मिले, तो कहीं न कहीं ये खोखला ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये टूटने का चांस इसका ज़्यादा है। लेकिन अगर हर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मिलता है, वो भी सही वे में, तो कहीं न कहीं ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है और मार्केट यहाँ ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ये इसको तोड़ देगा। तो इस तरीके से हम यहाँ ढूँढेंगे कि हम लोग यहाँ अपना एसएल और छोटा कैसे कर सकते थे और हम लोग यहाँ एंट्री कैसे बना सकते थे अपना छोटा, और एसएल अपना छोटा कैसे रख सकते थे, ठीक है? तो
अब हम लोग यहाँ से 4 आवर पे जाते हैं। 4 आवर पे जाके देखते हैं कि इस पूरे ज़ोन में, डेली के पूरे ज़ोन में मेरे पास क्या है? तो मेरे पास यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक दिखाई देता है, ठीक है? मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ दिखाई देता है 4 आवर में। बाकी ये सारे लो रेजिस्टेंस कहलाते हैं, तो इसमें तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक नहीं, यहीं पे दिखाई दे रहा है ना। अगर तुम उस तरीके से इसको इनसाइड बार मानते हो तो चलो ये पूरा ले लेते हैं। ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, इस तरीके से हम लोग ले लेते हैं। अगर उसको भी मानने में दिक्कत है तो तुम इसे ब्लैक वाले को ही ले लो, इसी लेग को ले लो, इधर वाले लेग को छोड़ दो, इसी लेग को ले लो बस, ठीक है। अगर तुम देखोगे तो रिवर्स इधर से ही आ गया है। हम यहाँ से जाते हैं 1 आवर पे। अब 1 आवर पे ढूँढेंगे कि 1 आवर पे हमारे पास इस ज़ोन में कहाँ-कहाँ ऑर्डर ब्लॉक है। तो इस ज़ोन में जाके देखते हैं तो हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक हम लोग डिफाइन करके आते हैं, तो मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक इधर आ जाता है सबसे लास्ट में, इस ज़ोन के सबसे लास्ट में ऑर्डर ब्लॉक यहाँ आता है। उसके बाद एक ऑर्डर ब्लॉक हमें यहाँ मिलता है, ठीक। एक ऑर्डर ब्लॉक हमें यहाँ मिलता है, ठीक है। अब इस ज़ोन में 1 आवर पे आते ही हमें 3-3 ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ज़ोन में तो डेली के हिसाब से ज़ोन में तो हम लोग आ गए। अब क्या मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से जाएगा, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से जाएगा, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से जाएगा? अब यहाँ फ़िल्टर करना है कि यहाँ किधर से जाने वाला है, ठीक है। अब इस ज़ोन में हम लोग ढूँढेंगे कि कहाँ से हम लोग एंट्री कर सकते हैं। पहले वाले से, तीसरे वाले से, आखिरी वाले से। तो वैसे करके हम लोग और छोटा करते जाएँगे टाइम फ्रेम को, और अपना एसएल को छोटा बनाते जाएँगे, ठीक है। तो अब इधर आके हम लोग देखते हैं कि और हमारे पास क्या-क्या है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ आ गया क्योंकि यहाँ पे एफवीजी है। कहीं न कहीं हमारा ज़ोन और छोटा हो गया। इधर देखते हैं तो ये भी हमारा थोड़ा-सा छोटा हो गया, और इधर देखते हैं तो ये भी हमारे पास थोड़ा-सा छोटा मिल गया। ऊपर वाला थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रहा है, जैसे ये इसके अंदर में ही आ जा रहा है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी के अंदर में ही आ जा रहा है, इस तरीके से कुछ, ठीक है। अब हम लोग 15 मिनट पे भी जाके देख लेते हैं। 15 मिनट पे जब जाके देखते हैं तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन मिलता है यहाँ का, एक ऑप्शन मिलता है यहाँ का, ये तो अपने जगह पे ठीक ही है। और यहाँ पे एक ऑप्शन और मिल जाता है हमें यहाँ का, ठीक है। 3 जगह हो गया। फिर अभी भी हमारे पास 3 जगह ही है, ठीक है। अभी भी हमारे पास 3 ही ऑर्डर ब्लॉक हैं। 5 मिनट पे भी जाके देख लेते हैं भाई। एक मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक यहाँ मिल रहा है 5 मिनट पे, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ मिल रहा है, ठीक है। और एक ऑर्डर ब्लॉक इधर में, अब देखो ऑर्डर ब्लॉक खत्म हो गया। इधर वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है, इधर तो है ही नहीं अब। इधर सारा ऑर्डर ब्लॉक, हर कैंडल एक दूसरे कैंडल पे ओवरलैप हो चुका है, फिल हो चुका है। इधर से इसको फिल कर चुका है, इधर से आप ढूंढने जाओगे तो इधर वाला फिल कर चुका है, इधर से आप ढूंढने आओगे तो इधर वाला फिल कर चुका है। तो कहीं ना कहीं ये वाला ऑर्डर ब्लॉक तो खत्म हो चुका है। जो मेरे पास बच रहा है, यहाँ बच रहा है 5 मिनट पे अगर देखने जाए तो एक ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास और एक नया इधर पे बन गया है। और उसके अलावा अभी तक हमारे पास कोई जगह नहीं है, एक ये और एक ये। बाकी सारे जितने ऑर्डर ब्लॉक बन भी रहे हैं तो वो फिल हो चुके हैं। तो हमारे पास 3 जगह है। अब इस 3 जगह में ही हमें ढूँढना है कि मार्केट क्या इस ऑर्डर ब्लॉक से जाएगा, क्या इस ऑर्डर ब्लॉक से जाएगा, या फिर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से जाएगा। ये हमारे पास 3 ऑर्डर ब्लॉक है। तो अब वहाँ देखना है कि मार्केट कहाँ से डाउन साइड के लिए मूव कर रहा है, ठीक है। मैं आ गया हूँ 1 आवर के हिसाब से। और अब मैं आ गया हूँ 1 आवर के हिसाब से, और मार्केट देख रहे हो बस इसी को टैप करके ये नीचे जा रहा है। हमें क्या करना था, इधर एसएल डाल के पूरा का पूरा इस ट्रेड को कैप्चर कर लेना था। आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि रिफाइन कैसे किया जाता है ऑर्डर ब्लॉक को, और कैसे अपने एसएल को छोटा बनाया जाता है और रिवॉर्ड इतना बड़ा रखा जाता है। अगर आप ऐसा समझो कि अगर आप इसको ट्रेड करते तो एक आपका ये वाला एसएल बनता,
ठीक है? लॉस होने का भी चांस ज़्यादा था, अगर इधर से आप इंटर टैप करते ही इंटर कर जाते तो मार्केट अभी इधर आता, फिर इधर से फिर अगर जाता भी नीचे, इतना बड़ा फासला रहता आपके एसएल और उसके लिए। अगर मार्केट इधर से आके चला भी जाता, तो कहीं न कहीं आप इतना बड़ा प्रॉफ़िट छोड़ ही रहे होते। इसीलिए हम इस तरीके से अगर ट्रेड करें, रिफ़ाइन करने के बाद, तो हमारा एसएल इतना छोटा और रिवॉर्ड इतना बड़ा मिलता। मैंने हमेशा बताया हुआ है कि या तो आप ट्रेड करोगे या तो लाक आखिरी वाले से, या तो पहले वाले से। अब आप ये देखोगे, ये डेली का आखिरी ऑर्डर ब्लॉक है। मतलब आखिरी ऑर्डर ब्लॉक का मतलब वहाँ से बड़े-बड़े मूव आते हैं, ठीक है? अगर मैं क्या करता हूँ कि अगर कभी भी आखिरी ऑर्डर ब्लॉक होता है किसी लेग का, तो मैं वहाँ जो क्वांटिटी मैं 0.10 रखता था, ठीक है? वहाँ मैं क्वांटिटी 0.20, 0.30 रखता हूँ। क्यों? क्योंकि वो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है और वहाँ से बड़े-बड़े मूव आते हैं। अगर कुछ भी हुआ, अगर ऐसा भी हुआ कि मार्केट को ऊपर ही जाना है, लेकिन वो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को थोड़ा-सा रिस्पेक्ट ज़रूर देगा और वो थोड़ा रिस्पेक्ट अच्छा खासा प्रॉफ़िट होता है, ठीक है? तो मूव आते हैं, तो आप लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को इसलिए इतना वैल्यू दो और कोशिश करो कि अगर आपका एसएल वगैरह कभी लगता भी है, ज़्यादा एसएल अगर आपका लग जा रहा है, तो हमेशा आप लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को ही प्ले करो। प्लस में जब भी आप फंडेड करते हो, तो फंडेड में कभी भी प्ले करो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को, फर्स्ट को भी छोड़ दो। ठीक है? लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से A1 सेटअप बनाओ और वहाँ से ट्रेड करते जाओ। 1 दिन में 1 ही ट्रेड मिले, 2 दिन में 1 ट्रेड मिले, 3 दिन में 1 ट्रेड मिले, लेकिन लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को ही प्ले करो। और यही सबसे बेस्ट वे होता है। ट्रेडिंग हर रोज़ नहीं होता। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ट्रेडिंग हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड होता है, तो नहीं होता। ट्रेडिंग उनके लिए है, जो बिग प्लेयर्स है, वो उनके लिए हर सेकंड चल रहा है। हमारे लिए वैसा नहीं है। हमें एक सही जगह जब मिलेगा, हमारे किसी ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, कभी हमारे पीओवाई पे आएगा, जब हमारा सेटअप मैच करेगा, तभी तो हम ट्रेड करेंगे ना। अब ये सारी चीज़ें मैच ही ना करें, तो हम लोग कहीं से भी ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है? अब इतना बड़ा ज़ोन है, इतना बड़ा 4 आवर का, सॉरी, डेली का ज़ोन है। अब इसमें से कब आए, ये यहाँ पे आने में इसको 2 दिन लग जाता। हो सकता है एग्ज़ाम्पल के लिए आने में यहाँ 2 दिन लग जाता, तो आप यहीं से ट्रेड करते ना। ऐसा तो नहीं है कि आप पहले ही कूद जाते उसमें। तो टाइम लगता है अपने पीओवाई पे आने में। अब उस टाइम का इंतज़ार करना, पेशेंस बनाना, यही तो ट्रेडिंग है। स्टार्टिंग से मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को अच्छी नॉलेज दूँ, प्लस में आपकी साइकोलॉजी को बिल्ड करूँ, प्लस में आपका डिसिप्लिन अच्छा करूँ। तो कहीं न कहीं मैं हर हर मामले में चाहता हूँ कि आप बेटर से बेटर होते जाएँ, हर लेक्चर में बेटर से बेटर होते जाएँ। और ये हमारा सबसे बेसिक लेक्चर था, सबसे बेसिक, ठीक है? इससे बेसिक तो मुझे नहीं लगता कि और कुछ होने वाला है। और इसके बाद के जितने लेक्चर्स हैं, जैसे अभी एक और लेक्चर आएगा जो कि थोड़ा बेसिक ही है, एमएसएस और पीओवाई का। उसके बाद बायस, इंटरनल, एक्सटर्नल और भी सारे जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे धीरे-धीरे आते रहेंगे। लेकिन ये मुझे समझाना इसलिए ज़रूरी था, क्योंकि मैंने जो प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है, ऑटो ब्लॉक और एफपीजी का भी होना ज़रूरी था, क्योंकि सारी चीज़ें कहीं न कहीं इन्हीं सब से स्टार्ट होती है। और इनका समझना जो नए-नए लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जो आई होप कि आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, जो पुराने देख रहे हों। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो भी समझो, एक-एक लॉजिक के साथ समझो, जिससे तो आपके माइंड में वो चीज़ एक ही बार में घुस जाए। क्योंकि लॉजिक होता है ना, तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ही आसान आसान हो जाता है। उसके बाद आप एक बार लॉजिक समझ जाओगे कि इस तरीके से ये चीज़ होता है, उसके बाद हर बार आप उसको नोटिस कर सकते हो, हर एक चार्ट पढ़ सकते हो। और मैंने कोशिश किया हुआ है 1 से लेके 5 तक के लेक्चर में कि आप चार्ट को ही रीड करना सीखो। मैंने और एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं सिखाया, कोई एंट्री पॉइंट कुछ भी मैंने नहीं सिखाया, बस मैंने इतना सिखाया कि आप चार्ट को कैसे पढ़ सकते हो। हर एक कैंडल, हर एक मूव किस तरीके से आप देख सकते हो। और इससे ज़्यादा मैं लेक्चर देता हूँ अपने लाइव में, ठीक है? यहाँ तो 20, 25, 30 मिनट का वीडियोज़ बनता है, वहाँ 9-9 घंटे, 10-10 घंटे तक मैं लेक्चर देता रहता हूँ, ठीक है? और ट्रेड्स भी देता हूँ। तो कहीं न कहीं लेक्चर से ज़्यादा लर्निंग आपको वहाँ मिलती है, तो आप उसे कंटिन्यू करते हैं, तो वहाँ आपका ही बेनिफिट है। लाइफ साथ में ट्रेड करने को मिलेगा इन्हीं सब लॉजिक पे जो आप यहाँ पढ़े। तो कहीं न कहीं आपका ट्रेडिंग का स्टाइल है ना, वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैं सोचता हूँ, ठीक है, ट्रेड को लेके, वैसे आप भी सोचना स्टार्ट कर दोगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उनका ट्रेडिंग स्टाइल ऑलरेडी चेंज हो चुका है। सो मैं होप करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे तरीके से सीखो, आगे बढ़ो। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना।